बाहर। और ये बोलते हुए मिस्टर पाठक वहाँ से चले गए। आसी को बाहर आने का बोल। आसी भी अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि जानती थी मिस्टर पाठक सही कह रहे थे। इतनी रात अकेले जाना सेफ नहीं था। मिस्टर पाठक की बातें आसी को भी सही लगती हैं, इसलिए वो अब और ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपना सामान लेने चली जाती है। फिर जैसे ही वो अपना बैग लेकर आती है कि उसकी टक्कर सामने से अपने फ़ोन में कुछ देखकर आते हुए देव से हो जाती है, जिस वजह से आसी और देव की टक्कर हो जाती है, जिस वजह से आसी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और पीछे की तरफ गिरने को होती है कि देव वक्त रहते आसी को ज़मीन पर नीचे गिरने से बचा लेता है। पोजीशन इस वक्त आसी और देव की कुछ ऐसी थी जैसे कोई खूबसूरत सा पोज दे रहे हों दोनों। आसी की आंखें इस वक्त नीचे गिरने के डर से बंद थीं, पर जब उसे अपने शरीर पर किसी तरह के चोट से होने वाले दर्द का एहसास नहीं होता, जो महसूस कर वो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखती है, तो वो इस वक्त खुद को हवा में झूलने जैसा महसूस करती है। फिर अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर करते ही उसकी आंखें दो घूरती आंखों से जा मिलती हैं। अपने सामने देव को देखकर आसी को याद आता है कि ये तो वही लिफ्ट वाला लड़का था। फिर अचानक से आसी को ये भी याद आता है कि वो इस वक्त किसी के यानी कि एक अनजान शख्स की बाहों में है। इस बात पर ध्यान देते ही आसी एकदम से बोलती है, लीप। आसी का बस इतना ही कहना था कि देव, जो अब तक आसी को एकटक घूरते हुए ही देख रहा था, वो आसी के मुंह से लीप सुनकर देव की पकड़ आसी पर से ढीली हो जाती है, जिस वजह से आसी धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसे कमर में झटका लगता है और ये कहा मम्मी की आवाज़ के साथ वो अपनी कमर पर हाथ रखती है। और अब जाकर देव को एहसास होता है कि वो क्या कर दिया। और फिर वो एकदम से अपने घुटनों को नीचे ज़मीन पर रखकर एकदम से आसी का हाथ थामने की कोशिश करता है, जो देख आसी देव का हाथ झटक देती है और देव को देखकर कहती है, क्या? हाँ क्या? पहले गिरा दिया, अब उठाने के लिए सहारा दे रहे हो? उठाना ही था तो गिराया ही क्यों? और गिराना ही था तो अब उठाने का ये नाटक क्यों? शर्म नहीं आती ना आपको एक लड़की को ऐसे इस तरह से गिराते हुए? आसी की बातें सुनकर देव को भी एहसास होता है कि उसने बेख्याली में अपने सामने खड़ी इस लड़की को दर्द दे दिया। देव कहता है, हे सॉरी मिस ब्यूटीफुल। देव की वजह से पहले से ही खुन्नस खाई आसी का देव का ब्यूटीफुल कहना और चिढ़ा देता है, और वो देव से कहती है देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो, ये क्या मिस ब्यूटीफुल लगा रखा है? मेरा एक नाम भी है। आसी की बात सुनकर अब देव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और वो बहुत प्यार से आसी को देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, तुम्हारा एक नाम भी है क्या? मुझे लगा तुम बिना नाम की हो, तो मैंने ही तुम्हारा एक प्यारा सा नाम रख दिया जो तुम पर सेट भी होता है। वैसे तुम्हें नहीं पसंद मेरा रखा नाम, तो मैं दूसरा नाम भी रख सकता हूँ, और नहीं तो तुम अपना असली नाम बता दो, तो फिर वही कहूँगा। देव अपनी बातों को बोलते वक्त अपने मन ही मन हंस रहा था। तभी मिस्टर पाठक की आवाज़ आती है, आसी। और ये कहते हुए मिस्टर पाठक आसी की तरफ बढ़े ही थे कि उनकी नज़रें देव पर गईं, और अपने सामने अपने बॉस के भाई को देखकर मिस्टर पाठक हैरान थे। वहीं उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उनकी नज़रें ज़मीन पर बैठी आसी पर जाती हैं, और आसी को इस तरह से ज़मीन पर बैठे देख मिस्टर पाठक को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो आसी से पूछते हैं, आसी तुम यहाँ, और वो भी इस तरह से ज़मीन पर? अरे तुम तो अपना बैग लेने आई थी ना, तो फिर ऐसे ज़मीन पर बैठकर क्या कर रही हो? एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है, ऊपर से पता नहीं तुम्हें भी क्या होटल की ज़मीन देखने का यही वक्त मिला? ये तो कल भी कर सकती थी ना। मिस्टर पाठक की बात सुनकर जहाँ आसी हैरान थी, वहीं देव मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। वहीं अब मिस्टर पाठक का ध्यान देव पर जाता है, जो वहीं अपने घुटनों के बल अभी भी बैठा था, और उसे इस तरह से बैठे देख मिस्टर पाठक फिर कहते हैं, और आप? मिस्टर पाठक इससे आगे कुछ कहते उससे पहले ही देव ने अपनी आंखों के इशारे से उन्हें आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया था, क्योंकि वो आसी की बातें सुनना चाहता था, जो वो उससे एक अनजान समझकर बातें कर रही थी। अगर जान जाती देव की असली पहचान कि वो इस होटल के मालिक का भाई है, तो शायद ही कभी बातें करती। देव मिस्टर पाठक से कहता है, सर आप यही कह रहे हो ना, यह होटल की ज़मीन ही चेक कर रही है कि ज़मीन का मटेरियल कैसा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और अगर होगी भी तो अपने बॉस या बॉस के किसी भाई साई से कहकर ठीक करवा देगी, है ना मिस ब्यूटीफुल? और यह कहते हुए देव
एक बार फिर आसी की तरफ देखकर कहता है, वैसे ज़मीन तो कभी भी ठीक हो जाएगी, फिलहाल आप उठकर अपना पैर चेक कर लीजिए कि चलने लायक है या फिर बेड रेस्ट लेने लायक। और ये कहते हुए वो मिस्टर पाठक से कहता है, अपने स्टाफ का ख्याल रखिए। और फिर वो भी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और आसी को देव की हंसी देखकर ऐसा लग रहा था कि देव उसी पर हंस रहा था, जो सोचना आसी का काफ़ी हद तक सही भी था। मिस्टर पाठक आसी को सहारा देकर उठाते हैं, पर आसी को कमर में एक तेज दर्द का एहसास होता है, पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और मिस्टर पाठक की मदद से चली जाती है। वहीं देव अपनी बात बोलने के बाद गया नहीं था, बल्कि कुछ दूर जाकर रुक गया था और आसी को जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे से मुस्कान अब तक नहीं गई थी। आसी जब पूरी तरह से देव की आंखों से ओझल हो गई, तब देव कहता है, स्टूपिड गर्ल बट क्यूट एंड ब्यूटीफुल। और ये कह वो भी वहाँ से निकल अपनी कार के पास आ जाता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वेद के कहने पर वो जा रहा था, क्योंकि वेद की बातें देव कभी काट नहीं सकता था। दोनों भाइयों में बेहद प्यार था। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि दोनों एक माँ के बेटे नहीं थे। और ये सच भी था। इतना प्यार तो शायद दो सगे भाइयों में भी नहीं होता जितना वेद और देव के बीच था। देव अपनी कार में बैठते हुए बोलता है, ये भाई का भी सही है, अपने बड़े होने का पूरा फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं यह बात कि उनका छोटे उनकी बात को कभी नहीं मना करेगा, तो बस वो सब भी करवाते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। हे गॉड प्लीज हेल्प, ये छोटा होना बहुत रिस्की है। आप मेरे भाई की लाइफ में किसी ऐसी एंजल को भेज दो जो मेरा भी बदला भाई से लेकर रहे, और भाई चाहकर भी कुछ ना कर सकें। आपने इस बार मेरी बात मान ली ना, तो पक्का मैं आपको पूरे 5 नहीं पूरे 10, नहीं काम इतना बड़ा है और ये बस 10, ये गलत बात है देव। चलिए ठीक है भगवान जी, ना आपकी ना मेरी, पूरे 21 किलो देसी घी के लड्डू का प्रसाद मैं आपके मंदिर में बंटवाऊंगा। बस आप मेरी बात को याद रखना, बस भूलना मत। अपन दोनों की डील फाइनल, ओके ना? देव अपनी बात बोलकर अपनी कार में बैठ फुल स्पीड के साथ वहां से ले गया। इधर दूसरी तरफ मिस्टर पाठक की मदद से आसी अपने घर, यानी कि वो और माया जहाँ रहती थी वहां पहुंच जाती है। और फिर माया भी आसी की मदद करने के लिए मिस्टर पाठक को थैंक्स कहती है, जिस पर मिस्टर पाठक कहते हैं, इस आफत का ख्याल रखना माया, क्योंकि यह तो चैन से बैठने से रही और कल होटल आने की भी जरूरत नहीं है। पर मिस्टर पाठक की बात सुनकर आसी बीच में बोलती है, जिस पर मिस्टर पाठक आसी को आंख दिखाते हुए कहते हैं, नो परवर आसी, आई नो वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। होटल आओगी तो आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सो पहले आराम फिर कोई काम, ओके? अपना ख्याल रखना। और ये बोल मिस्टर पाठक वहां से चले जाते हैं। भाई माया अपनी घूरती आंखों से आसी की तरफ देख रही थी, और माया की घूरती नजरों को खुद पर देख आसी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोलती है, व्हाट, ऐसी क्या देख रही हो मुझे? क्या आज कुछ खाने के लिए नहीं बनाया जो मुझे इस तरह से देख रही हो? खाने वाने का इरादा तो नहीं है ना मुझे? आसी की बातें सुनकर माया आसी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, कहीं और भी चोट आई है क्या, कमर के अलावा? माया की बातों का मतलब न समझते हुए आसी कहती है, नहीं तो वैसे ये सवाल क्यों? जिस पर माया कहती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और अगर तुम लास्ट ऑप्शन भी होती खाने की, तो मैं तुम जैसी तीखी मिर्ची को ना खाऊं। अब बताइएगा मिस आसी कि आपको ये चोट कैसे लगी? माया की पहले कई बात सुनकर आसी माया को घूर कर देखती है, पर दूसरी बात सुनकर होटल में जो कुछ भी उसके और देव के बीच हुआ सब बता देती है। और माया जो आसी की बातें सुन रही थी, वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और उसी तरह हंसते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, क्या ये सच है? मतलब दी ग्रेट आसी खन्ना को किसी लड़के ने गिरा दिया? टुडेज बिगेस्ट न्यूज। ये बात तो अब मुंबई तक जाएगी, हाँ हाँ। माया को हंसते हुए देख आसी कहती है, एक तो उस नालायक लड़के ने मुझे गिराया, मुझे चोट आई, और तुम हंस रही हो। सही कहते हैं लोग कि अगर दोस्त ऐसे हों तो जिंदगी में दुश्मनों की क्या जरूरत। आसी अपनी बात बोलकर जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई, उसके मुंह से एक तेज आह निकली, जो सुनकर माया जल्दी से आसी का हाथ थाम कहती है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है ना? ऐसे तो बड़ी दिमाग वाली बनी घूमती हो, और ये बात नहीं पता कि ऐसे झटके के साथ नहीं उठते। करवा लिया ना दर्द? आसी पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। अब रुको, मैं उठाती हूँ तुमको।
माया अपनी बात बोलकर आहिस्ते से आसी का हाथ अपने हाथ में लेकर उठाती है और फिर उसे रूम में ले जाकर बेड पर बैठाती है और बोलती है, अब यहीं बैठी रहो, उठना नहीं है। मैं अभी तेल गरम करके लाती हूँ, फिर तुम्हारी कमर की मसाज कर दूंगी, फिर देखना जादू। माया अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगती है कि आसी जो इतनी देर से माया का उसके लिए परवाह फिक्र केयर सब देख पा रही थी, वो माया की केयर देख इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज तक उसकी इतनी केयर किसी ने भी नहीं की थी। माया उसकी बड़ी बहन की तरह परवाह भी करती थी, तो एक दोस्त एक परिवार की तरह ध्यान भी रखती थी। माया वहां से चली जाती है और आसी कहती है, थैंक्स बाबा जी, आपने बेशक मेरे नसीब में ज़्यादा खुशियाँ नहीं लिखी, पर माया जैसी दोस्त दी जो मेरा ख्याल खुद से ज़्यादा रखती है। आसी को माया के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली थी, जिसको आसी की चिंता उदासी से ज़्यादा रहती थी, और माया के साथ मस्ती भरे दिनों के साथ हर पल को जीती हुई आसी अब अपने पुराने दर्द को भूलने लगी थी। ये तक कि उसकी शादी हो चुकी है, या ये कहें कि वो उस शादी को याद ही नहीं रखना चाहती थी, जिसकी बुनियाद 6 महीनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके बारे में उसके खुद के पति ने नहीं बताया, बल्कि एक लेटर में लिखकर चला गया। आसी को तो अब आदमियों से ही नफरत होने लगी थी। आखिर आज तक उसकी जिंदगी में जितने भी आदमी आए, सबने उसे धोखा ही दिया था, फिर वो चाहे उसका पिता हो, प्यार हो या पति। आसी को अब किसी से भी मतलब नहीं था, वो बस अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी शर्तों पर। मिस्टर पाठक के कहने पर और माया के गुस्से की वजह से आसी आज सच में होटल नहीं गई थी, और आज वो घर पर ही रहकर आराम कर रही थी, क्योंकि आराम करने को माया ने उसे कहा था। हालांकि माया खुद भी घर पर ही रुकना चाहती थी आसी के साथ, पर आसी की जिद की वजह से उसे जाना पड़ा। इधर दूसरी तरफ होटल में आज वेद पर्सनली अपने होटल स्टाफ के हर एक मेंबर से मिल रहा था और होटल से रिलेटेड हर अच्छी और बुरी बातों के बारे में जानना चाहता था, जिससे उसे पता चल सके कि उसके होटल स्टाफ यहाँ काम करने से खुश है या नहीं। उसने कभी होटल में काम करने वाले लोगों को एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि अपने होटल का हिस्सा समझकर देखता था, क्योंकि उसकी मेहनत के बगैर उसके होटल की ये पोजीशन नहीं थी। और वेद इस बात को दिल से मानता था। भाई होटल के सब लोग भी वेद से बात करके बहुत खुश थे। उनमें से बहुत से लोग आज पहली बार अपने होटल के बॉस यानी कि वेद से मिल रहे थे, और वेद से बात करके उसका नेचर सबके प्रति जो था वो सबको पसंद आया। वेद सबकी तरफ एक नज़र देखता है और फिर मिस्टर पाठक को अपने पास बुलाकर कहता है, मिस्टर पाठक, हमारे होटल को इस साल काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है और इस सब का क्रेडिट हमारे होटल स्टाफ को जाता है। तो मैं इस साल आप सबसे कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस साल हमारा होटल बेंगलोर के सब होटलों में टॉप पर है और बजट भी काफ़ी अच्छा है, तो इस न्यू ईयर आप सबको आपकी सैलरी के साथ आपकी इस मेहनत का भी श्रेय मिलेगा। और ना बस इस साल, बल्कि आने वाले हर साल होटल के बेस्ट रिजल्ट के हिसाब से आप सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। वेद की बातें सुनकर पूरा स्टाफ बहुत खुश था और सब खुशी से एक साथ वेद को थैंक्स कहते हैं, जिस पर वेद कहता है, और कल की पार्टी आप सबको मेरे इस होटल में, और होटल की इस पार्टी में स्टाफ में से कोई भी अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी क्लोज फ्रेंड को लाना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं। कल का दिन आप सबका दिन। और ये बोल वेद वहां से चला गया, और वेद के जाने के बाद सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वरना कौन सा मालिक अपने काम की ऊंचाइयों का श्रेय अपने स्टाफ को देता है। पर यहाँ वेद ने न बस उन सबको श्रेय दिया, बल्कि उन सबकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया, और तो और उन सबके लिए भी एक पार्टी रखी। जिस होटल में वो लोग खुद काम करते हैं, कल उसी होटल में वो गेस्ट होंगे, और जो सुविधा वो लोगों को देते थे कल उनको मिलने वाली थी। इतने बड़े होटल में पार्टी, वो भी उन सबके लिए। सब तो बहुत खुश थे। वहीं वेद अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ वेद का असिस्टेंट राज आता है, और राज को देख वेद की स्पीड से लैपटॉप पर चल रही उंगलियां रुक जाती हैं, और वो राज से कहता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? वेद का बस इतना कहना था कि राज कहता है, नो सर, मैम की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस रात के बाद अगली सुबह ही वो होटल से चली गई थी। और ये बोल राज चुप हो जाता है, जो देख वेद कहता है, और राज फिर कहता है, और सर, आपने जो मैडम के लिए पैसे छोड़े थे वो भी शायद मैडम ने नहीं लिए। और ये कहते हुए राज अपने हाथ में पकड़ा हुआ एनवेलप वेद को देते हुए कहता है, ये आपके लिए है सर। राज की बात सुनकर वेद
एक नज़र राज के हाथ में पकड़ा वो एनवलप लेता है और जब उसे देखता है तो ये उसी होटल के एड्रेस से आया था जहाँ वो ठहरा था उस दिन आसी के साथ। बेद फिर उस एनवलप को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें कुछ पैसे थे और ये वही पैसे थे जो उसने ही आसी की ज़रूरत के लिए उस होटल के रिसेप्शन पर रखवाए थे, जिसे आसी ने ना लेकर उसे वापस भिजवा दिया था। और तभी बेद की नज़र उस एनवलप के साथ अंदर रखे एक पेपर पर जाती है, जिसके साथ एक काली मोतियों जैसी किसी चीज़ पर जाता है। और उस चीज़ को देख बेद उसे अपने हाथों में लेता है तो वो कुछ और नहीं मंगलसूत्र था जो उसने ही कोर्ट में शादी के बाद आसी को पहनाया था, जिसे आसी ने उसके दिए पैसों के साथ वापस कर दिया था। और साथ में एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा था और उस पेपर पर लिखे को बेद पढ़ता है, जिसे जिसके शब्द पढ़कर बेद कुछ सोच ही नहीं पाया। पेपर पर कुछ इस तरह से लिखा था, आपने मेरे कहने पर मुझसे शादी की, उसके लिए शुक्रिया, पर अच्छा लगता अगर आपको जाना ही था तो सामने से बोल कर जाते, यूं छुप कर नहीं। और इस शादी का सच भी आपने लेटर में लिख दिया है तो अब आपकी अमानत आपको भेज रही हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शादी में आपका कोई भी हक नहीं होता सामने वाले की किसी भी चीज़ पर। इसलिए आपके पैसे और आपकी एक खास अमानत, जिसका आपकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं था पर मेरी था, लेकिन बजाय आपने देकर खुद ली, इसलिए इसे भी वापस कर रही हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं है, फिर वो पैसे हों या मंगलसूत्र। मैं आपकी अमानत आपको लौटाकर यहाँ से जा रही हूँ। आपकी आसी लिखने का हक तो नहीं दिया आपने मुझे, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ कहलाने का हक जरूर दे दिया है मुझे। इन शब्दों के साथ आसी ने अपना वो लेटर अपने उसी मंगलसूत्र के साथ उस पैसे वाले एनवलप में डाल दिया था और उसे दे दिया, जिसे उसने बेद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। ये पढ़ने के साथ पता नहीं क्यों उसे आसी के लिए बुरा लगा कि क्यों उसने अपने फायदे के लिए आसी का इस्तेमाल किया। उसने कहीं ना कहीं आसी के साथ गलत किया था, इसका अंदाजा अब जाकर बेद को हो रहा था। और अपनी गलती को समझ बेद की पकड़ अपने हाथों में पकड़े आसी के मंगलसूत्र पर कस गई। उसे अपने दिल में एक गिल्टी सा महसूस हो रहा था। बेद को बुरा लग रहा था उस लेटर को पढ़कर, और वो फिर भी शांत था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो बेद जैसे सुलझे और सबके लिए अच्छा सोचने वाले बेद को आसी के साथ कुछ नहीं करना पड़ता। यह उसकी मजबूरी ही थी जो उससे वो करवा गई, जो उसकी चाहत कभी भी नहीं थी। बेद उस लेटर को देखकर कहता है, 2 महीने बीत चुके हैं, बस 4 महीने और, उसके बाद तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। और यह बोल बेद उस लेटर को मोड़कर अपने वॉलेट में रखता है और फिर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। इधर पूरे होटल में आज सारे स्टाफ बहुत खुश थे और सारे में खुशी का माहौल था, और सब तो यही डिसाइड कर रहे थे कि कल की पार्टी में जो खासकर उनके होटल के मालिक ने उन सबके लिए ही रखी थी, उसमें क्या पहनकर आए। खासकर लड़कियां, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थीं। उनमें से किसी ने आसी को भी फ़ोन करके होटल में कल होने वाली पार्टी के बारे में बता दिया था और आसी को कल ज़रूर आने के लिए कहा था। इसी तरह दिन से रात हो गई और आसी को अब पैरों में पहले से आराम था, जिस वजह से उसने आज रात के डिनर में स्पेशल अपना फेवरेट पंजाबी खाना बनाने का सोचा था। हालांकि आसी पंजाबी थी तो वो नॉनवेज खाया करती थी, पर माया ब्राह्मण परिवार से थी और वो नॉनवेज खाना तो दूर, नॉनवेज देखकर भी उसे अजीब सी फीलिंग होती थी। उसने आसी को कभी कुछ भी खाने से मना नहीं किया था और ना अपनी पसंद उस पर थोपती थी, पर आसी को यह चीज़ पता थी कि माया उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कहती थी, इसलिए आसी ने भी अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। आसी ने आज अपने पंजाब के फेमस छोले भटूरे बनाए थे। वो जानती थी कि माया को उसके हाथ के छोले भटूरे कितने पसंद थे। आसी ने छोले बनाकर रख लिए थे। अब बारी थी माया के उसके जॉब से वापस आने का, ताकि वो गर्मा गर्म भटूरे बनाए। आसी का इंतजार खत्म होता है और माया घर आती है, और घर आते ही उसकी नाक में एकदम खुशबू का एहसास होता है, जो समझ माया आसी से कहती है, तुम आज आराम करने वाली थी ना, फिर ये सब क्या है आसी? मैं अभी दाल चावल बना लेती ना। माया की बात सुनकर आसी कहती है, अच्छा, मुझे सुना बाद में लेना, तुम पहले जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं जल्दी से हमारे लिए बिल्कुल गर्मा गर्म भटूरे बनाती हूँ। उसके बाद तुम्हें जो सुनाना होगा सुना सकती हो। और टेंशन मत लीजिए मोहतरमा, क्योंकि मेरे पैर में मोच बिल्कुल ठीक है। यकीन ना हो तो देखो। और ये बोलकर आसी अपनी जगह पर गोल गोल घूमकर दिखा देती है। माया आसी की हरकत देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाई।
और फिर सर हिलाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों दोस्त बैठकर आसी के हाथ का बना टेस्टी खाना खाती हैं और माया तो जैसे उस टेस्ट में खो गई। तभी आसी खाना खाते हुए माया से कहती है, सुनो ना माया, कल क्या तुम फ्री हो? अगर हाँ तो क्या कल तुम मेरे साथ मेरे होटल चलोगी? होटल? आसी के मुंह से होटल का जिक्र सुनकर माया के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो आसी की ओर देखते हुए कहती है, होटल पर? वो तो मैं रोज तुम्हें छोड़ने और लाने के लिए जाती ही हूँ ना। तो फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है? माया की बात सुनकर राशि कहती है, अरे नहीं यार, वो क्या है ना, शायद हमारे होटल के जो मालिक है ना, वो आज स्टाफ से मिलने आए थे और उन्होंने कल हम सबके लिए उसी होटल में पार्टी रखी है जहां हम सब काम करते हैं। मतलब कल के दिन हम लोग उस होटल के वर्कर नहीं बल्कि गेस्ट होंगे और हम सबको कहा है आने के लिए और अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर और दोस्त किसी को भी साथ ला सकते हैं। और तुम तो जानती हो परिवार के नाम पर तो मेरे पास कोई नहीं है। इस मामले में तो मेरे हाथ हमेशा से खाली थे। पर दोस्त, उस मामले में बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास तुम जैसी दोस्त हो जो मेरे लिए मेरे परिवार से बहुत ऊपर हो। ये बोलते वक्त आसी की आवाज़ पहले के मुताबिक धीमी हो चुकी थी और ये बात माया बखूबी समझ रही थी। उसने आज तक आसी से उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं पूछा था क्योंकि आसी को देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि आसी की जिंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ था जो आसी आज यहाँ थी। जिस हाल में आसी यहाँ आई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके कुछ भी पूछने की वजह से आसी को बुरा लगे। वो बस यही चाहती थी कि आसी को जब भी ठीक लगेगा वो उसे अपनी जिंदगी की असलियत जरूर बता देगी और तब तक वो उसका इंतजार करेगी। माया अपनी जगह से उठकर आसी के पास जाती है और उसके पीछे खड़े होकर उसके गले लगकर कहती है, तो मिस बकबक मशीन, कल की पार्टी में हमें क्या पहनकर जाना है? मतलब इंडियन या वेस्टर्न? माया की बात सुनकर आसी उसे देखने लगती है। जो देख माया आसी की ओर देखकर अपनी आई ब्लिंक करते हुए बोलती है, अरे यार, ऐसे क्या देख रही हो? सही ही तो कह रही हूँ। अब इतनी बड़ी पार्टी तो उसमें अच्छे से तैयार होकर तो जाना पड़ता है ना। अरे कुछ ना सही, कुछ एक अच्छी अच्छी सेल्फी तो ले ही सकते हैं वहाँ। माया की बात सुनकर आसी भी हंस देती है और फिर माया आसी का हाथ थाम रूम में ले जाती है और अलमारी खोल आसी को अपनी बगल में खड़ी करके उसमें अपने और आसी के कल की पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छे से कपड़े देखने लगती है। दोनों को मिले अभी बस 2 महीने ही हुए थे और इन 2 महीनों में आसी और माया बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और माया तो आसी का अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी क्योंकि उसके हिसाब से आसी में बचपना बहुत था। आज किंग प्लाजा होटल की रौनक देखने लायक थी। हालांकि यह रौनक तो हमेशा से ही रहती थी, पर आज बात अलग थी। आज की रौनक का कारण थी वहाँ के स्टाफ की मुस्कान जो आज उनके चेहरे पर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, जहाँ वो काम करते हैं आज वहीं गेस्ट बनकर आए थे। सब लोग काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आए थे। जो लोग आ चुके थे वो सब एंजॉय कर रहे थे। तभी मिस्टर पाठक भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। तभी मिस्टर पाठक की वाइफ कहती हैं, अरे सबसे तो मिल लिए, पर कहाँ है आपकी वो चहेती आसी? नजर नहीं आ रही? मिसेस पाठक की बात सुनकर मिस्टर पाठक कहते हैं, आ गई होगी, होगी यहीं कहीं पर। आप सब लोग एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगे तो मिस्टर पाठक का 14 साल की बेटी अपने पापा का हाथ थामे कहती है, बेट पापा, कहाँ चल दिए आप? आप भूल रहे हैं कि आज आप यहाँ काम नहीं कर रहे बल्कि एज ए गेस्ट आए हैं, तो रुकिए और एंजॉय कीजिए। और मैं तब तक आसी दीदी को देखती हूँ कहाँ है। पक्का कहीं लगी होंगी काम करने। आखिर आपके ही अंडर रहकर काम सीखा है तो आपके कुछ तो गुण आने ही थे। अपनी बेटी की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस पाठक हंस देते हैं और उनकी बेटी वहां से चली जाती है। इधर आसी और माया आज भी हमेशा की तरह अपनी स्कूटी पर थी, पर आज माया थोड़े से गुस्से में थी। दरअसल आज आसी और उसने दोनों ने एक पार्टी वियर गाउन पहना था और थोड़ा मेकअप भी, और कोई शक नहीं था कि वो दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी आज। पर माया ने आज आसी से कहा था कि आज वो लोग स्कूटी से न जाकर कोई टैक्सी कर लेंगे, पर आसी ने तुरंत ये कहकर मना कर दिया कि टैक्सी वाला बेवजह इतनी सी दूर का 500 रुपये ले लेगा और इतनी सी दूर के लिए इतने पैसे खर्च करना बेकार है। तो वो जैसे हमेशा अपनी स्कूटी से जाते हैं आज भी वैसे ही जाएंगे। माया ने आसी को समझाया भी, पर आसी बार बार पैसे फालतू खर्च करने से मना कर रही थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी
माया को आसी की बात मानकर अपनी स्कूटी से ही आना पड़ा। पूरे रास्ते लोगों की नजरें उन दोनों पर थीं जो माया को अच्छी नहीं लग रही थी। पर मजाल है आसी पर कोई फर्क पड़ा हो किसी की बातों का या नजरों का। माया अब तक मुंह बनाई हुई थी जो देख आसी को हंसी आ रही थी क्योंकि ये मुंह फुलाने का डिपार्टमेंट तो उसका था जो आज माया ने संभाल रखा था। दोनों दोस्त होटल पहुंचती हैं तो आसी कहती है, अच्छा माया आप अंदर चलो, मैं देखती हूँ स्कूटी को कहाँ रख सकते हैं। माया कुछ नहीं कहती है, स्कूटी से उतर होटल के अंदर जाने लगती है क्योंकि यहाँ आसी को रोज छोड़कर जाने और लाने तक की वजह से काफी लोगों से उसकी जान पहचान हो चुकी थी। आसी भी कुछ ही मिनट में अपनी स्कूटी को सही जगह खड़ा कर होटल के अंदर घुसने को होती है कि उसका पैर उसके ही पहने गांव में फंस जाता है और वो गिरने को होती है कि कोई उसे पीछे से थाम गिरने से बचा लेता है। और आसी इस बार पलट कर देखती है कि उसके पीछे इस वक्त कोई और इंसान नहीं, वह इंसान था जिसने कल उसे गिरने से पहले तो बचाया और फिर बाद में खुद ही उसे गिरा दिया। खुद को उसी शख्स की बाहों में देख आसी जल्दी से कहती है, देखो परसों की तरह आज फिर से मत गिरा देना तुम मुझे। उस दिन बहुत चोट आई थी और कल गिरने की वजह से हुए दर्द की वजह से ही मैं आज गई भी नहीं। और आज हमने ये नए कपड़े पहने हुए हैं, ये भी हमारे नई माया के हैं। अगर कपड़ों को और हमें कुछ भी हुआ तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। आसी की बातें सुनकर वो इंसान जो आसी को थाम रखा था वो कोई और नहीं देव ही था। और आसी की बातें सुनकर वो एक बार फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसे आसी और उसका नेचर बहुत पसंद आया था। देव आसी को आहिस्ता से खड़ा करता है फिर आसी से कहता है, परसों भी और आज भी आप हमारी बाहों में गिरी हैं, ये इत्तेफाक है या जानबूझकर। देव की बातें सुनकर आसी कहती है, ओ हेलो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ भी आ रहा है। कल भी तुम मेरे पीछे और आज भी तुम ही मुझे थामने के लिए। बात क्या है बॉस। उसकी बातें सुनकर आसी को ही उस पर चढ़ते देख देव तो हैरान नजरों से आसी की तरफ देखने लगा कि कहाँ तो वो अभी इस लड़की को छेड़ने की कोशिश करने जा रहा था पर इस लड़की ने अपनी बात से उसे ही चारों खाने चित कर दिया था। वहीं अपने सामने खड़े शख्स को अपनी तरफ इस तरह से देखते देख आसी वहां से जाने लगती है और कुछ दूर आगे बढ़कर एक बार फिर पलटकर कहती है, अगर मुझे घूरना हो गया हो तो पार्टी भी इंजॉय कर लीजिएगा क्योंकि छोड़िए क्या बोलना। ये बोल आसी वहां से चली गई और छोड़ गई देव के होठों पर एक नटखट सी मुस्कान। जो क्या सोचकर आई थी ये बात वही जानता था। इधर पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी और सबके हाथों में जूस का गिलास था। आसी तो बहुत खुश थी आज अपने ही होटल में खुद को वीआईपी जैसा ट्रीट होते देख। आसी खुश थी। वो सब लोगों और वहां आई उनकी फैमिली से बातचीत कर रही थी कि तभी वहां अचानक से लाइट चली जाती है। पर दूसरे ही पर उस अंधेरे में से एक हल्की सी रोशनी पार्टी हॉल से सीधा सीढ़ियों की तरफ खड़े इंसान पर चली जाती है। आसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसका चेहरा ठीक से देख पा रही थी पर अचानक से उसके हाथों में पकड़ा उसका जूस नीचे फर्श पर गिर गया। सब लोगों की नजरें अब सीढ़ियों की तरफ चली गई थीं जहां हर जगह अंधेरा था। वहीं सीढ़ियों पर हल्के नीले रंग की रोशनी और उस रोशनी में कोई ब्लैक कलर की आउटफिट में अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की जेब में डाले सीढ़ियां उतर कर आ रहा था। वहीं जो लोग कल बेर से मिल चुके थे वो समझ गए थे कि उनके बॉस हैं। अगर कोई नहीं समझ पाया तो वो थी आसी। आसी बेचारी का भला क्या आइडिया था कि ये शख्स कोई और नहीं उसका ही पति है, वो भी 6 महीने के लिए। तभी वहां अचानक से लाइट आती है और अब बेद का चेहरा सबके सामने था और सब बेद को देखकर बहुत खुश थे सिवाय एक के और वो थी आसी। आसी को तो कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ बेद को देखेगी। पूरे 2 महीने बाद बेद उसके सामने था। आसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वेद उसके सामने है। पर वो यहाँ क्यों है, बस ये बात आसी नहीं समझ पा रही थी। आसी तो जैसे अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। जिस शादी को वो भूल गई थी आज उसका पति उसके सामने आकर खड़ा था, जो जिस पति के साथ उसका बस कुछ घंटों का ही साथ था और बिना उसे कुछ बताए एक लेटर छोड़कर चला गया था। आसी अपनी जगह पर खड़ी थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके कंधे पर मार रहा है और यह कोई और नहीं माया थी जो आसी को कहीं खोए देख उसे आवाज दे रही थी। पर आसी अपनी सोच में इतनी गुम हो गई थी कि उसके कानों में कोई आवाज ही नहीं आ रही थी बल्कि बस एक शख्स का चेहरा था जो था वेद। माया के बार बार हिलाने की वजह से आसी अपने सेंस में आती है
और फिर हैरानी से माया से कहती है, हाँ क्या? वहीं आसी की बात सुनकर माया अपनी आंखों से आसी को घूरते हुए देख कहती है, कहाँ खो गई थी आप? लगता है आपको ये जनाब इतने पसंद आ गए कि आप तो गई काम से। यह बात माया ने एक नज़र बेद की तरफ देखकर कही थी, जो इस वक्त कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था। माया की बातें सुनकर आसी एकदम से कहती है, माया, ना मुझे प्यार पर भरोसा है, ना ही किसी रिश्ते पर, क्योंकि इन सब ने हर कदम बस मुझे धोखा दिया है और मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। अब और कोई भी मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाए, ऐसा मौका मैं किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। आसी की आवाज़ में एक नाराज़गी, एक गुस्सा था, जो माया साफ महसूस कर पा रही थी। पर अचानक से आसी को ऐसा क्या हुआ जो आसी ऐसा कह रही है? बस यही सब माया के दिमाग में चल रहा था। इसलिए माया आसी का हाथ थाम थोड़ा साइड में जाकर कहती है, आसी क्या बात है? कोई परेशानी है या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? क्यों ऐसी बातें कर रही है? देख, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम अभी घर चलते हैं। माया के चेहरे पर आसी के लिए परेशानी और चिंता के भाव थे, जो आसी भी देख सकती थी, और अपनी वजह से वो माया को परेशान नहीं करना चाहती थी। आसी अपने मन में कहती है, ये क्या है आसी? तू तो अपने अतीत से बाहर निकल आने का दावा करती थी, फिर अतीत का एक पल देखकर ही ऐसा बिहेव क्यों? किसी को तेरी फिक्र नहीं, फिर क्यों किसी के लिए अपने दोस्त को परेशान कर रही है, जो तेरे लिए हमेशा रहती है? वो इंसान तेरा कुछ भी नहीं लगता। जो रिश्ता था वो कुछ महीनों का था, जिसमें से 2 महीने बीत चुके, अब बस 4 महीने और। पर ये जो तेरे सामने खड़ी है, वो तेरी दोस्त है। ऐसी दोस्त जिसने बिना तेरे बारे में जाने बहुत कुछ किया है, और किसी भी वजह से उसके चेहरे पर परेशानी नहीं आनी चाहिए। आसी को एक बार फिर किसी सोच में गुम देख माया कहती है, आसी, आसी फिर कहाँ खो गई तुम? देख, मुझे लगता है सच में तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चल घर। और ये कहते हुए माया आसी का हाथ थाम जाने को होती है कि आसी कहती है, ऐसे कैसे चले जाएं? यह पार्टी हमारे लिए ही रखी गई है, तो फिर बिना एंजॉय किए जाएंगे तो हमारे होटल के बॉस मिस्टर बंसल को बुरा नहीं लग जाएगा? माया को आसी की बातें करने का तरीका थोड़ा सा अलग लगा, पर फिर आसी के होठों पर मुस्कान देख माया भी मुस्कुरा देती है। माया और आसी अब वहां पर मौजूद सब लोगों के साथ बातें करने लगते हैं, और अब इस दौरान आसी की नजरें एक बार भी वेद पर नहीं गई थी, और वेद ने शायद अब तक आसी को वहां नहीं देखा था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बात बेशक से शादी जैसे भी हुई थी, पर फिलहाल थी तो वाइफ ही, और वेद बंसल की वाइफ अपने ही पति के होटल में एक मामूली सी नौकरी कर रही थी। कुछ देर बीत जाने के बाद देव वेद के पास आकर कहता है, क्या भाई, इतनी बोरिंग पार्टी तो मैंने अपनी अब तक की पूरी लाइफ में नहीं देखी। देव की बात सुनकर वेद अपना सिर ना में हिलाते हुए किसी को कॉल करके उससे बात करके थोड़ा साइड हो जाता है। इधर देव वहां खड़े लोगों से कहता है, आई थिंक इससे अच्छा तो वो होता। वो क्या, बड़े बुजुर्ग सुनते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? ये बोल देव कुछ सोचने लगता है। इतने में उन सब लोगों के बीच से आवाज आती है, सत्संग। उसे सत्संग कहते हैं सर। उस आवाज को सुनकर देव की नजरें उस तरफ जाती हैं जहाँ लोगों के बीच एक खूबसूरत सा हाथ खड़ा उसे नजर आता है, और फिर जब लोग साइड होते हैं तो उस खूबसूरत से हाथ वाली लड़की का चेहरा सबके सामने आता है। आंखों में कॉन्फिडेंस, होठों पर एक शरारती मुस्कान सजाए वो लड़की आगे आते हुए कहती है, वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग सुनते हैं ना सर, उसे सत्संग कहते हैं। भगवान जी की याद में उनके नाम को याद करना। वैसे आप कह तो सही रहे हैं कि यह पार्टी काफ़ी बोरिंग लग रही है, और किंग प्लाजा होटल की पार्टी इतनी सूखी तो कभी भी नहीं होती। वहीं वो लड़की कोई और नहीं, आसी थी, और आसी को देख देव का चेहरा चमक उठता है। वहीं आसी देव को इग्नोर कर अपनी बुलंद आवाज में कहती है, ओए डीजे कोई सॉन्ग तो बजाओ। आसी का ये कहना कि ओए डीजे कोई सॉन्ग तो बजाओ, ये सुनकर तो देव खुद भी उस पार्टी को और भी मस्त बनाने के लिए आसी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सो डांस विद मी। जिस पर आसी फुल एटीट्यूड के साथ कहती है, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, मैं खुद ही खुद के लिए काफ़ी हूँ। और ये बात बोलकर वो माया का हाथ थाम आगे बढ़ जाती है, और तभी देव आसी का एटीट्यूड देख डीजे वाले को कोई इशारा करता है, और फिर वहाँ एक सॉन्ग प्ले होता है जो देव ने ही बजाने को कहा था। और फिर वो आसी के पास आकर बोलता है, अगर अकेली काफ़ी हो खुद के लिए तो वन डांस विद मी। अगर फिर भी तुम्हें कुछ समथिंग जैसा फील नहीं हुआ
तो हाउ एक्सपेक्ट कि तुम जो कह रही हो वो सही कह रही हो। देव की बात सुनकर आसी कहती है, प्रपोजल एक्सेप्टेड मिस्टर देव। तभी डीजे पर सॉन्ग बजता है, तू नजम नजम सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब से तेरे आंखों में जागूं रे। इस गाने के बोल के साथ देव आसी और माया के गोल गोल चक्कर काटते हुए अपने बालों में स्टाइल के साथ हाथ फेरता है। माया तो देव का स्टाइल देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और आसी वो एक तरफ को जाने लगती है कि उससे पहले देव गाने के आगे के बोल के स्टेप को फॉलो करते हुए एक बार फिर आसी के सामने आता है और गाने के बोल के साथ अपने होंठ चलाने लगता है। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में मैं कभी, मैं बाहों में तेरी जिंदगी हाय। देव के लिरिक्स खत्म होने के साथ आसी आती है और देव के सैड बालों को अपने हाथों से बिगाड़ते हुए बोलती है, गुड्डा रे तू गुड्डा तेरा, गुड्डा परदेसिया, चूड़ियां आसमानी हो गई, सगुन पे देखो सादमानी हो गई, हाय गुड्डा रे गुड्डा तेरा हुआ परदेसिया। फिर देव अपने एक हाथ से आसी तो दूसरे हाथ से माया का हाथ थाम गाता है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जरस सितारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जरस सितारा। तभी वेद जो अब तक बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर गया था, अपनी बात खत्म कर जैसे ही अंदर आता है उसके कानों में म्यूजिक की आवाज आती है, जो सुनकर जब वो उस तरफ जाता है तो अभी तक उसकी नजरों में आंसी नहीं आई थी। उसकी पीठ थी उस तरफ कि तभी देव एकदम से अपने दोनों हाथों में पकड़े उन दोनों लड़कियों का हाथ लेकर टर्न होता है और अब आसी का चेहरा बेद की आंखों के सामने था और अपने सामने आसी को देख बेद हैरान था। खासकर यहाँ बेद ने कभी नहीं सोचा था कि वो आसी को 2 महीने बाद देखेगा भी तो कहाँ, अपने होटल में। बेद के लिए आसी का यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा झटका था जिसे वो अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी उस गाने के बोल आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ देव और आसी भी, क्योंकि माया अब एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो इतने में ही थक जाती है और बचते हैं आसी और देव। और अब उन दोनों का डांस किसी कपल डांस से कम नहीं लग रहा था, खासकर उनके लिए जिन्होंने उनका शुरू से डांस नहीं देखा था। देववासी का एक हाथ थाम थोड़ा दूर होता है और गाता है, दहलीज पर मेरे दिल की जो रखी है तूने कदम, तेरे नाम पर मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। फिर आसी का हाथ थाम उसे अपने करीब कर देव गाता है, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। गाना इससे भी आगे बढ़ता कि अचानक से वहां का म्यूजिक बंद हो जाता है जिससे अब सबका ध्यान उस तरफ जाता है और तभी देव की नज़र डीजे वाले के पास खड़े अपने भाई की तरफ जाता है, जो देख देव अपने मन में कहता है, क्या भाई ने सॉन्ग बंद करवाया, बट भाई। पर अभी वेद से कोई सवाल करने का सही समय नहीं था। तभी वेद की आवाज आती है, ओके एवरीवन, नाच गाना सब हो गया तो आप अब सब डिनर कर लीजिए क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका है और यहाँ सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो टाइम से घर भी जाना होगा। वेद की बातें सबको सही लगती हैं इसलिए सब डिनर एरिया की तरफ चल देते हैं। वहीं आसी अभी भी एक नज़र वेद की तरफ नहीं देखती जो वेद भी देख पा रहा था। आसी अपनी दोस्त माया का हाथ थामे जाने को होती है कि देव आसी की तरफ झुककर धीमी सी आवाज में कहता है, यू आर लकी बिकॉज भाई ने म्यूजिक बंद करवा दिया, अदरवाइज सॉन्ग खत्म होने के साथ यहाँ कोई तो था जो मेरे प्यार में पड़ चुका होता। बैड टाइमिंग गर्ल, बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। और अपनी बात बोलकर देव सीटियां मारते हुए चला गया और इधर वो दोनों लड़कियां आसी और माया देव की बात सुनकर हैरानी से उस ओर देखने लगती हैं जिस तरफ देव गया था। वहीं वेद की नजरें अब पूरी तरीके से आसी पर थीं और आसी और अपने भाई देव के एक साथ डांस को देखने से लेकर देव का आसी के इतने नजदीक आकर कुछ कहना, जिस वजह से आसी की नजरें जाते हुए देव को अब तक देख रही थी जब तक देव आसी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। और यह सब देखने के बाद भी वेद शांत था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर वेद के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा था। आसी और माया भी उस तरफ खाना खाने के लिए चले जाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग अपने घर के लिए निकलने को होती हैं कि मिसेज पाठक आकर आसी से कहती हैं, आसी बेटा। मिसेज पाठक की बात सुनकर आसी स्माइल के साथ कहती है, जी आंटी जी, कोई काम था। जिस पर मिसेज पाठक कहती हैं, सॉरी बेटा तुम्हें परेशान कर रही हूँ। वो आई थिंक मैंने जो खाना खाया उसमें से
किसी में मूंगफली डली थी और मुझे मूंगफली से एलर्जी है। और मिस्टर पाठक भी पता नहीं कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। पर उन्होंने बताया था कि यहाँ भी मेडिकल बॉक्स है और उसमें एलर्जी की मेडिसिन है। तो क्या तुम? मिसेस पाठक आगे कुछ कहती हैं, आसी कहती है, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप आराम कीजिए। यह बोल आसी अपने साथ माया को भी साथ लेकर चली गई। स्टाफ रूम में जाकर आसी एक मेडिकल का डिब्बा खोल उसमें से एक मेडिसिन निकालकर माया के हाथ में देते हुए कहती है, माया, तुम ये मेडिसिन पाठक आंटी को दे देना। जिस पर माया कहती है, और तुम साथ नहीं आ रही क्या, जो मुझे कह रही हो देने के लिए? माया की बात सुनकर आसी कहती है, अरे नहीं यार, बस मैं आ ही रही हूँ। वो बस पता नहीं, ये कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं। मतलब कुछ तो है जो बहुत लग रहा है। लग रहा है से क्या मतलब है तुम्हारा आसी? माया कहती है। आसी फिर कहती है, मेरा मतलब था माया कि मुझे ना कुछ चुभ सा रहा है इस कपड़ों के अंदर, तो मैं बस चेक करके आती हूँ। और इस चक्कर में लेट हो जाएगा तो आंटी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए कह रही हूँ कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। आसी की बात सुनकर माया आसी से मेडिसिन लेकर चली जाती है और आसी फिर वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है और अंदर जाकर अपने पहने हुए कपड़ों को चेक करती है तो उसके कपड़ों में लगे ब्लाउज का पिन खुल गया था, जिस वजह से वो पिन आसी को अपने ऊपर चुभन जैसा महसूस करवा रही थी। आसी अब उस ब्लाउज को ठीक करती है और स्माइल के साथ कहती है, हो गया, वरना कब से परेशान थी मैं। ये कहते हुए आसी बाथरूम से बाहर आती है और उस रूम में आकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके कमरे में सोफे पर बैठा इंसान उसकी ही तरफ देख रहा था और ये कोई और नहीं, देव था। देव को इस तरह से अपने कमरे में बैठे देख आसी अपनी दोनों आईब्रो को आपस में जोड़ती है और देव की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर देव बंसल, क्या मैं जान सकती हूँ आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपका यहाँ पर होना कहीं से भी ठीक नहीं है? आसी की बात सुनकर देव के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो आसी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, तो आपके हिसाब से मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था इस वक्त? और क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता? और आप अगर भूल रही हैं तो आपको याद दिलाना मेरा फर्ज है कि यह होटल मेरा है और मैं अपने ही होटल में कहीं भी आ जा सकता हूँ अपनी मर्जी से, जिसमें मुझे आपसे या किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप इसी होटल में काम करती हैं, तो इस हिसाब से तो स्टॉप। देव की बात सुनकर आसी अपनी एक फिंगर देव की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, उसे स्टॉप बोलती है और गुस्से से देव की तरफ देखते हुए कहती है, लुक मिस्टर देव, होगा ये होटल आपका और होंगे आप इस होटल के मालिक, और मैं बेशक से यहाँ आपके इस होटल में काम करती हूँ और मैं अपने उसी काम की सैलरी लेती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरा इस होटल से और इस होटल के मालिक से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आपके साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, आप तो पता नहीं क्या ही समझने लगे खुद को और क्या ही सोचने लगे मेरे बारे में। देखिए, देखा होगा आपने उस तरह की लड़कियां जो अपने बॉस के पीछे भागती हैं और वो उनके नहीं, उनके पैसे के पीछे भागती हैं। पर आसी उनमें से नहीं है, समझे आप? आसी नहीं है उनमें से। और इस तरह की हरकतों से मुझे चिढ़ है। सो प्लीज, आज जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई काम या बात करनी होगी तो उसके लिए मेरे सीनियर हैं। आसी अपनी बात बोलकर वहां से चली गई और देव के होठों पर अभी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आसी की कहीं किसी भी बात से उसे कोई भी फर्क पड़ा हो। आसी ने बेशक से देव को सुना दिया था, पर कोई उसके बारे में उस तरह का सोचे जैसा देव सोचता था। आसी को बस ऐसे ही लोगों पर गुस्सा आता था। उसे चिढ़ती इस तरह की सोच वाले लोगों से। आसी का गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा था और वो गुस्से में तेज कदमों से चल रही थी कि तभी एक टी पॉइंट का रास्ता आता है, जिसमें उस तरफ मुड़ते ही वो दूसरी तरफ से आ रहे इंसान से टकरा जाती है और उस इंसान के सीने से उसका चेहरा टकराता है। ये टक्कर एकदम से हुई थी, जिस वजह से ये टक्कर काफ़ी तेज हुई थी और इस टक्कर की वजह से आसी की नाक पर बहुत जोर से लगी थी और नाक में चोट लगने के साथ आसी अपना चेहरा झुकाए हुए ही अपनी नाक को सहलाने लगती है और सहलाते हुए ही बोलती है, अरे मेरी मम्मी, ऐसे कौन मारता है मुझ जैसी नाजुक लड़की के मुलायम सी नाक को? सीना है या लोहे की दीवार? इतना सख्त, इतना फौलादी, लगता नहीं कोई नॉर्मल इंसान हो। ऐसा लगता है जैसे किसी जंग पर जाना है
और अपने दुश्मनों को अपने इसी लोहे के सीने से टकराकर मारने का इरादा है। और देखो, एक तो मुझे इतनी तेज से चोट लगाने के बाद भी ऐसे खड़े हो। ये नहीं कि एक सॉरी ही कह दो, क्योंकि एक मासूम की नाक तोड़ दी। बिना नाक भला कैसी लगेगी ये? पर नहीं, इनको नहीं सोचना कुछ। और जैसे सॉरी बोलने से तो ये इतना बोलते बोलते ही आसी अपनी नाक को सहलाते हुए अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करती है, तो अब उसकी आंखों के सामने दो जोड़ी आंखें थीं जो उसे ही देख रही थी। आसी के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब उसने अपने सामने खड़े बेद को देखा, जो उसकी ही तरफ देख रहा था। आसिया बिल्कुल शांत हो चुकी थी, पर उसकी नज़रें बेद पर थम सी गई थीं। और उधर बेद, जो पहले ही आसी से टकराने के बाद बस आसी की बातें सुन रहा था, और अब आसी का चेहरा बेद की नज़रों के बेहद सामने था। और बेद आसी को इतने करीब से देख रहा था, जिस वजह से आसी की वो छोटी सी गोल मटोल सी नाक, जो उसके साथ टक्कर की वजह से लाल हो गई थी, आसी के गोरे से छोटे से चेहरे पर वो लाल नाक काफी प्यारी लग रही थी। इस वक्त आसी की नजरें इस वक्त बेद पर थीं, और बेद की नजरें आसी की नाक से होते हुए उसकी आंखों पर आकर टिक जाती हैं। अब आसी और बेद कंटिन्यू एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और दोनों ने जैसे रेस लगाई थी कि कौन किसकी आंखों में बिना अपनी पलकें झपकाए देख सकता है। उन दोनों में से कोई भी अपनी पलकों को नहीं झपका रहा था। दोनों इतने पास थे कि देखने वालों को वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लगते। वो दोनों अब तक खुद में खोए हुए थे कि अचानक से आसी की पलकें झपक जाती हैं, और उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि कैसे वो बेद को इस तरह से देख सकती है। उनका रिश्ता क्या था और कैसा था, वो कैसे भूल गई। आसी अपनी नजरें फेर बेद की दूसरी साइड से जाने लगती है, और आसी को इस तरह से कुछ न बोलते देख बेद को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता था आसी उससे कुछ कहे, कुछ पूछे, पर आसी का उससे कुछ भी ना पूछना और बिना किसी सवाल के उसे इग्नोर करके निकल कर जाते देख बेद को समझ आ गया था कि आसी उससे नाराज थी। अहंकार और उस नाराजगी की वजह वो अच्छे से जानता भी था, क्योंकि उसे वो नाराज होने की वजह उसने ही दी थी। वेद भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप एक तरफ होकर खड़ा हो जाता है, और आसी को जाने का रास्ता देते हुए आसी की ओर ही देख रहा था। और आसी ये बात अच्छे से समझ रही थी, पर आसी अब एक नज़र भी वेद की ओर नहीं देखती और अपने तेज कदमों के साथ चली जाती है। आसी जब पार्टी हॉल में आती है तो मिस्टर पाठक को किसी से बात करते हुए सुनती है कि इस होटल के मालिक मिस्टर वेद बंसल बस आज रात ही यहाँ है। कल सुबह ही फ्लाइट से वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। यह जान आसी को अच्छा लगा था या बुरा, ये तो वो नहीं समझ पाई, पर उसे इतना समझ आ गया कि कल से उसे बेद को नहीं देखना होगा, वरना बेद के यहाँ रहते हुए उसका यहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल होने वाला था, और इतनी अच्छी जॉब भी वो नहीं छोड़ सकती थी। पर मिस्टर पाठक के मुंह से बेद की जाने की बात सुनकर आसी को एक तसल्ली हुई कि उसे जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब बेद को वहां देख आसी अब वहां पर नहीं रुकना चाहती थी, जिस वजह से सबसे वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए माया के साथ जाने लगी। और तभी बीच में ही देव उसे रोकते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, आप दोनों कहाँ चली? पार्टी तो अभी बाकी है। देव की बातों को सुनकर आसी को देव का कुछ वक्त पहले कमरे में आने वाली बात याद आती है, जो याद आते ही आसी के चेहरे पर देव के लिए नाराजगी के भाव दिखने लगते हैं, जिसे माया न देख पाती है और ना ही समझ। पर देव, जो ठीक आसी के सामने खड़ा था, वो आसी के चेहरे की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि आसी क्या सोच रही है, और उसकी सोच में इस वक्त कोई और नहीं, वो खुद है। जो देखते ही देव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, और वो एक बार फिर पूछता है, लेडीज, क्या आप दोनों कम सुनती हैं, या मैंने ही थोड़ी धीमी आवाज में बोला, जिस वजह से आप तक मेरी आवाज नहीं गई, या आप दोनों मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं? यह बात देव ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा था, जिस वजह से आसी तो नहीं, पर माया कहती है, अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ना आपने धीरे से कहा, और ना हम आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस आपने अचानक से सवाल किया कि पार्टी खत्म नहीं हुई, तो आप दोनों कहाँ जा रही हैं, यही ना? माया की बात को बीच में रोकते हुए देव कहता है, जिस पर माया अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी सर, यही। हाँ तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का, देव कहता है माया से। देव की बात सुनकर माया कहती है, वो सर, आसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जिस वजह से हम घर जा रहे हैं। घर पर आराम करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगी शायद। शायद? माया की आखिरी बात सुनकर देव अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है, और माया,
हड़बड़ी में कहीं अपनी बात को सुधारते हुए कहती है, शायद नहीं सर, डेफिनेटली अच्छा महसूस ही करेंगी, क्योंकि असली आराम तो अपने ही घर में मिलता है ना। माया की बात सुनकर देव कहता है, आप दोनों अकेली घर जाएंगी इस वक्त? यूँ नो ना कि खूबसूरत और यंग लड़कियों के लिए रात का वक्त सेफ नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ आप दोनों को घर छोड़ने। देव की बात पूरी हुई ही थी कि माया कुछ कहती, उससे पहले ही आसी कहती है, थैंक यू सर कि आपने हमारे अपने होटल के स्टाफ के लिए इतना सोचा। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। पर आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए सर, हम यहाँ जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाएंगे। आई मीन टू से कि हम यहाँ अपनी स्कूटी से आए थे और अपनी स्कूटी से ही चले भी जाएंगे। आपकी हेल्प की ज़रूरत हमें तो नहीं है, पर अंदर हो सकता है शायद किसी को हो। वो क्या है ना, हमारे होटल में और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो काम करती हैं और इस वक्त पार्टी में मौजूद भी हैं, और अफसोस कि उनके पास हमारी तरह घर जाने के लिए स्कूटी नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप इतने अच्छे हैं, इतने मददगार हैं, और आपकी एक मदद किसी को उनके घर तक छोड़कर आ सकती है। तो आप जाइए अंदर और देखिए कि कहीं किसी को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। आपने हमारे लिए इतना सोचा वही काफ़ी है। बस दिस टाइम आपकी हेल्प के लिए थैंक्स, बट नो थैंक्स। और इस तरह से अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान देते हुए आसी माया का हाथ थाम वहाँ से जाते हुए बोलती है, चल अब जल्दी, या यहीं रुकना है। वहीं आसी की बातों को माया अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि बेशक आसी ने जो कुछ भी देव से कहा सही था और सच था, कि उनको ज़रूरत नहीं थी देव की मदद की। पर माया को आसी की बातों में एक ताना जैसा भी फीलिंग आ रही थी जो आसी ने देव को दी थी। पर आसी ऐसा क्यों करेगी, माया ये नहीं समझ पा रही थी। और वो आसी के खींचने की वजह से वहां से खींचती चली गई, और देव जाती हुई उन दोनों लड़कियों को देखता रहा, इस बात से अनजान कि किसी की नज़रें उस पर ही टिकी थी काफ़ी समय से। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।